संभल के बहाने सीएम योगी ने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए जो कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा के बाद उठाए जाते हैं। यूपी विधानसभा में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो जमकर हंगामा शुरू हो गया और फिर खुद योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। विपक्ष ने इल्जाम लगाया कि संभल में माहौल इसलिए खराब हुआ क्योंकि सर्वे टीम के साथ पहुंचे लोगों ने मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। इस पर योगी ने कहा कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक कब से हो गया? हिंदू तो जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभु राम का नाम लेते आए हैं। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे? हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। उस नियत को ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। योगी को बोलने का मौका संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने दिया। इकबाल महमूद ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे का विरोध किसी ने नहीं किया था। सर्वे टीम के साथ पहुंचे लोगों ने मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए, इसलिए माहौल खराब हुआ। वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया, मगर फिर भी शांत रहे तो चले गए। लखनऊ से आदेश हो गया कि नहीं 24 को ही कराना है। 24 को क्यों कराना है? क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया, 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदर की विधानसभा का। वहां का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहां के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहां के। इसके ऊपर कोई विरोध ना हो, कोई आक्रोश ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह कर्मी कर दिया जाए। सर्वे रिपोर्ट आ गई, बैठ गए। लोगों ने फिर दोबारा नारे लगाने लगे जय श्री राम के। भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की, और फायरिंग शुरू होने के बाद में 5 लोगों की डेथ हो गई। योगी ने इसका भी जवाब दिया। योगी ने कहा कि संभल में तुर्क वर्सेस पठान का खेल चल रहा है। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद के बीच इसी मुद्दे पर वर्चस्व की जंग भी चल रही है। सांसद का परिवार तो खुद को बाबर की संतान मानता है, जब विधायक को तय करना है कि वो राम कृष्ण के रास्ते पर चलेंगे या फिर बाबर और औरंगजेब के। ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीबुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, तो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। संभल में जिस तरह मंदिर और प्राचीन कुओं का पता चल रहा है, उसके बाद विपक्ष भी सन्नाटे में है। लोगों के सामने हो रही खुदाई में ही मूर्तियां निकल रही है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए।
अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं भी खुदाई की जाए तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। आज जरूरत इस बात की है कि इतिहास की खुदाई करने की बजाय भविष्य की तरफ देखा जाए। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोजना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि सोनिया गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से जुड़े कई अहम दस्तावेज और लेटर्स अपने पास रख लिए हैं और उनको वापस नहीं कर रही हैं। संबित पात्रा ने कहा कि पंडित नेहरू से जुड़े ये लेटर्स किसी परिवार की निजी संपत्ति नहीं, इसलिए इन दस्तावेजों को सोनिया गांधी से वापस लेकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम में दोबारा रख दिया जाए। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की एक वार्षिक आम बैठक एजीएम में इस मुद्दे को उठाया गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे एडवीना माउंटबेटन, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण जी के मध्य पत्राचार हुआ। मगर वर्ष 2024 के आरंभ में इस एजीएम की मीटिंग अर्थात कार्यवाही वृतांत में ये उल्लेख भी है कि एक व्यक्ति एमवी राजन वर्ष मार्च 2008 में इस संस्थान में आए और कुछ दस्तावेजों को चिन्हित किया गया। इन चिन्हित दस्तावेजों को इस संस्थान के तत्कालीन निदेशक की अनुमति से मई 2008 में तत्कालीन यूपीए अध्यक्षा को 51 कार्टन बॉक्स में भरकर भेज दिया गया। सभी दस्तावेज हमारे राष्ट्र के इतिहास को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, सरकार से अनुरोध है कि संस्कृति मंत्रालय इस मामले की सत्यता की जांच करे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े इन सभी कागजातों को वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय में उपलब्ध कराएं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को बकवास बताया। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मामले उठाती है जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता। इनका दिमाग चल गया है, बस और कुछ नहीं कह रहा हूं, उनका दिमाग चल गया है। सुन लिया आपने बात। सोनिया जी भी एमपी हैं तो सीधे सोनिया जी को क्यों नहीं कह दिया, राहुल जी को क्यों लेकर के जा रहे हैं? कौन सी बातें कर रहे हैं ये? इन्हें पास काम नहीं है, ये अडानी से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अडानी पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए इधर उधर की मुद्दे, इधर उधर की बातें, बस क्या मतलब इन बातों का भाई। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाविकास आघाड़ी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ देती है। उधर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ईवीएम को दोष नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव जीत लिया है। जब भी कांग्रेस पार्टी हारती है तो आत्मचिंतन करने की जगह किसी और चीज पर ठिकरा फोड़ती है। जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे तब तक वो ऐसे ही हारते रहेंगे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ईवीएम का ठिकरा फोड़ना ठीक नहीं है। वो इंडिया अलायंस के नेता है, सीएम है जम्मू कश्मीर के, और उनके नेता यहाँ पर ईवीएम पर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, चूंकि सब लोगों ने चुनाव करीब से देखा है, अगर ईवीएम का कोई मसला होता तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं होते, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। वो जानते हैं कि ईवीएम का कोई मसला है ही नहीं। कर्नाटक में सरकार आती है तो ईवीएम का मसला नहीं है, झारखंड में सरकार आती है तो ईवीएम का मसला नहीं है, महाराष्ट्र में सरकार आती है तो ईवीएम का मसला तैयार होता है। मुझे लगता है ये निरी मूर्खता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।